इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक टीम आगे जाके काम कर रही है, अगले हिस्से में काम कर रही है, दूसरी टीम जो है वो दूसरी साइड पे काम कर रही है, तो आप एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए जो है वो क्या कर सकते हो, विसल रख सकते हो। वॉकी टॉकीज अगर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे चार्जिंग का भी इशू हो, तो विसल से हम एक दूसरे को सिग्नल दे सकते हैं। या जैसे टॉर्च आपने बात की, तो टॉर्च से भी एक दूसरे को सिग्नल दिया जा सकता है। तो ये सारे वो सामान हैं, वो काम है जो कि एक कम्युनिटी के जो रिस्पोंडर्स हैं, कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, जो काम करने के लिए जा रहे हैं, इनके पास ये अपने सामान, ये अपने आलात का होना ज़रूरी है। क्लियर? ये था जी हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो चीज़ें हैं, जो मेन जो चीज़ें हैं वो हमारे पास होंगी। अब एक और चीज़ इसमें शामिल करते हैं, वो चीज़ ये शामिल करते हैं कि अब अगर जिस एरिया के अंदर हम काम करने गए हैं, तो हमें इस एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर हमारी वर्किंग हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, हमें सेफ़्टी का भी ख्याल रखना है। समझ में आ रही बात? मिसाल के तौर पे सेफ़्टी का हम ख्याल किस तरह से रख सकते हैं कि जिस एरिया के अंदर जा रहे हैं, हमें वहाँ की कम्युनिटी के जो एथिक्स हैं वो पता नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? कि अगर उनका वहाँ पे कोई ऐसा कल्चरल बैरियर है जो कि रावलपिंडी के अंदर नहीं है या इस्लामाबाद के अंदर नहीं है, लेकिन हमें वहाँ पे जाके उस कल्चरल बैरियर का जो है वो क्या करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो हमें उस जगह की सेफ्टी का और उन लोगों की जो कल्चरल बैरियर है, मतलब जो उनका जो एक अपना जो रवाज है, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात जी? और सेफ़्टी का ख्याल किस तरह से रखेंगे जी कि जहाँ पर टीम काम कर रही है वो ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो गए और जाते साथ ही काम करना शुरू कर दिए, बाकी सीन को असेस ही नहीं किया कि आप किस जगह पे काम कर रहे हो। आप ऐसी जगह पे तो नहीं काम कर रहे हो कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और बाद में थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे ऐसा ख़तरा है कि वहाँ पे जो है वो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, या वहाँ पे जो है वो ऑलरेडी पहले लैंड स्लाइडिंग हो चुकी है और आप लोग ऐसे एज पे जाके, ऐसे कॉर्नर पे जाके काम कर रहे हो कि जहाँ पे आपको ये ख़तरा है कि यहाँ पे दोबारा लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। अब ऐसे बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हो जिसके अंदर ऐसे विक्टिम्स हैं जो कि फंसे हुए हैं और आप उनकी मदद करने के लिए जा रहे हो। बेसिकली ये जो टीम होती है, ये जाके जो है वो कम्युनिटी को ही फाइंड करती है और कम्युनिटी की जान बचाती है। मेन काम यही है कि आपने सबसे पहले लोगों की जो है वो जानों को महफूज करना होता है। तो आप ऐसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हो, ये एंट्री कर रहे हो जहाँ पर आपकी अपनी सेफ्टी को क्या है वो रिस्क है कि वो बिल्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर गिरा, उसका लेंटर गिर गया और आप उस लेंटर के ऊपर काम करो और ऐसा ना हो कि वो लेंटर ही सिरक के जो है वो नीचे की तरफ चला जाए। तो ये सारी चीज़ें, सीन असेसमेंट कि सीन किस तरह का है, लोकेलिटी किस तरह की है, सेफ्टी किस तरह से की है, सेफ्टी है या नहीं है, उस एरिया को मैंने किस तरह से महफूज बनाना है, तो सराउंडिंग एरिया का मुझे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मोरओवर और यहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी हो सकती है, जिस जगह पे मैं काम करने जा रहा हूँ उस जगह पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या हो सकती है एरिया वाइज? एरिया की मैपिंग सबसे पहले हमारे एरिया का पता होना चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे एक रास्ता बंद हो गया तो। बिल्कुल ठीक है, गुड, कि हमें एरिया की मैपिंग का पता होना चाहिए कि अगर एक वे से हम जा रहे हैं तो ये वे भी अप्रोचेबल है और ये वे भी अप्रोचेबल है। हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो है वो ज़्यादा जो है वो अच्छा अप्रोचेबल रास्ता कौन सा है, ये भी देखना होगा। कन्वीनियंट रास्ता कौन सा है, ये रास्ता मुश्किल तो नहीं है, और या ये रास्ता आसान है तो हमने आसान रास्ते की तरफ जाना होगा, आसान रास्ते को अख्तियार करना होगा। मोरओवर और इसके अलावा और भी ज़रूरी चीज़ है, और भी एक दो चीज़ें ज़रूरी हैं जो अभी आपने पहले भी बात की थी, फ़र्स्ट एड किट की। क्या अब हमें यहाँ पे जो है वो क्या करना चाहिए, सेफ्टी के साथ साथ हमें फ़र्स्ट एड किट का भी इंतज़ाम करना चाहिए कि जो हमारी टीम जा रही है, काम करने जा रही है, 12 मेंबर्स की है, 18 मेंबर्स की है, तो हमारे पास कम से कम 18 बंदों के लिए एक जो है वो फ़र्स्ट एड किट का भी होना ज़रूरी है, ताकि अगर वहाँ पे हमारा कोई अपना जवान, अपना साथी ज़ख्मी हो जाता है तो उस फ़र्स्ट एड किट को हम इस्तेमाल करते हुए उसकी जो है वो वहाँ पर फ़ौरी तौर पर मरहम पट्टी कर सकें। क्लियर? आगे वहाँ के लोकल लोकेलिटी के एमरजेंसी फ़ोन नंबर, जहाँ पे जिस लोकेलिटी में हम काम कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता हमारी टीम के साथ कोई प्रॉब्लम बन जाता है, हमारी टीम के साथ कोई इशू बन जाता है, लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, या ख़ुद हमारी टीम किसी एरिया के अंदर स्टक हो जाती है, तो जब हम मैपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें लोकल पुलिस, लोकल थाना, लोकल NGO या लोकल रेस्क्यू सर्विसेज का भी उसके नंबर्स का पता होना ज़रूरी है।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो उस एरिया के लिहाज से हमें जो है वो समझने की और जांचने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि आस पड़ोस में कहाँ पे जो शॉप है जहाँ से हम ज़रूरी चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। शॉप का भी पता होना चाहिए कि यार शॉप यहाँ से कितने दूर है, यहाँ से मतलब तंदूर कितना दूर है, मतलब अगर हम रोटियाँ खुद से नहीं पका सकते तो रोटी खाने के लिए भी तो करना है। तो वो चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम मैपिंग कर रहे हैं तो ये मेन चीज़ें चौक, नमाज और ये चीज़ें जो हमें साथ साथ उनका भी ख्याल रखना है। क्लियर होगी बात जी यहाँ तक? कोई सवाल यहाँ तक किसी का? ये सिंपल जो था ये फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन था कोर्स का जिसमें हमने ज़रूरी चीज़ों को डिस्कस किया। कुछ रूल्स मैंने बता दिए कि हमें ये रूल्स का ख्याल रखना है, मतलब उसको हम लिख के, असूल में तो ये है कि हमें लिख के लगाना चाहिए वहाँ पे रूल्स, ग्राउंड रूल्स ये होने चाहिए। फ़ाइल का मैंने आपको बता दिया, पीपीएस का आपको बता दिया, सेफ्टी का आपको बता दिया और कम्युनिटी टीम के मेंबर्स का आपको बता दिया कि कम्युनिटी टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने लोगों पे मुश्तमिल होते हैं। एक लीडर होता है, एक सेफ्टी ऑफिसर होता है, 6 लोगों की टीम होती है और आप लोग जिस तरह से उमैर साहब है हमारे साथ मतलब कोऑर्डिनेशन में हैं, तो आप लोग जब हमारे पास कोई ऐसा खुदा ना खास्ता बड़ा डिज़ास्टर होगा तो आपकी ये टीमें हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे। आप लोगों को हम एक फॉर्म देंगे, वो आप लोग फिल करोगे और एज ए वॉलंटियर हमारे साथ काम करोगे। आप इब्राहिम स्काउट्स के साथ तो काम कर रहे हो, लेकिन ये है कि आप लोगों को अगर कोई बड़ा डिज़ास्टर होता है और रेस्क्यू को आपके स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों के लिए ये लाइबिलिटी होगी कि आप लोग जो है वो हमें कुछ लोगों को फ्राहम करो ताकि हम अच्छे तरीके से जो है वो उस जो जगह है, जो इंसिडेंट है, जो सानिया है, उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। उसकी रीज़न ये नहीं है कि हम लोग आपको जो है वो वहाँ पे बाउंड रखेंगे 1-1 हफ़्ता, 10-10 दिन, 15-15 दिन, नहीं। कुछ टाइम पीरियड के लिए 1 दिन हो सकता है, 1.5 दिन हो सकता है या 2 दिन हो सकते हैं या 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का ऑपरेशन होता है। तो आपको मतलब कुछ टाइम के लिए काम करवाने के बाद हम आपको मतलब रिलैक्स देंगे, जिस तरह से हम लोग मतलब अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये काम करेंगे, ये सारी चीज़ें वो साथ साथ चलती चली जाएंगी। क्लियर होगी बात जी? अब आगे हम चलते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि अब हमारे पास कॉमन हैज़र्ड्स कौन कौन से हैं और हमारे पास जो कम्युनिटी रिस्पॉन्डर्स हैं, ये कम्युनिटी रिस्पॉन्स टीम्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है, वो मतलब उनकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और हमारे पास नॉर्मली जो है वो कॉमन हैज़र्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें हम अगर डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये डिस्कस करने की ज़रूरत है कि हैज़र्ड किसको कहेंगे, ख़तरा किसको कहेंगे, ख़तरे की तारीफ़ क्या हो सकती है। कोई बता सकता है कि हैज़र्ड जो हमारा ये टॉपिक है, मेन टॉपिक है हैज़र्ड्स एंड द रिस्पॉन्स ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्डर्स, तो उसमें हैज़र्ड्स को हम क्या डिफ़ाइन करेंगे कि हैज़र्ड किस चीज़ को कहा जाएगा। हैज़र्ड मतलब ख़तरा किसको कहेंगे? कोई एनी आइडिया कि कोई दे सके, कोई भी आइडिया? एग्जैक्टली मेन चीज़ जो है भाई ने डिस्कस की है कि कोई भी ऐसा फिनोमिना, कोई भी ऐसा नेचुरल इंसिडेंट, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसमें सबसे पहले इंसानी जान को क्या हो, वो ख़तरा हो, उसके जान का ज़या होने का ख़तरा हो, उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को ख़तरा हो। समझ में आ रही बात? जिस प्रॉपर्टी में वो रहता है, जिस प्रॉपर्टी में वो काम करता है, उसके साथ साथ उसकी इन्वायरमेंट को डैमेज होने का ख़तरा हो, उसकी ज़िंदगी, ज़रूरियात ज़िंदगी को डैमेज होने का ख़तरा हो। तो ये फिनोमिना, ये अमल, ये तरीक़ाकार, बेशक आप इसको जो है वो इंग्लिश में लिख लीजिए, मतलब मैं डेफिनेशन आपको बोल देता हूँ, आप लोग इसको लिख लें कि हैज़र्ड बेसिकली है क्या। कि हैज़र्ड इज़ अ डेंजरस फिनोमिना, स्पेलिंग जिसको नहीं आते बेशक मुझसे पूछ सकता है, फिनोमिना जिसमें PHNOMENON फिनोमिनन या फिनोमिना एक ऐसा फिनोमिना है, ए डेंजरस फिनोमिना। सब्सटेंस कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी कोई इंसानी एक्टिविटी हो सकती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे वो इसमें क्यों शामिल की गई है, ह्यूमन एक्टिविटी, और कंडीशन दैट मे कॉज लॉस ऑफ लाइफ। कहाँ से लिख रहे हैं? सब्सटेंस, ह्यूमन एक्टिविटी। दोबारा सुन लें, हैज़र्ड इज़ अ डेंजरस फिनोमिना, सब्सटेंस, ह्यूमन एक्टिविटी और कंडीशन
that may cause loss of life, comma, injury or other health impacts, comma, देख लें हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें इंजरीज़ हो सकती हैं, ज़रूरत ज़िंदगी को डिस्ट्रप्शन हो सकती है, ज़रूरत ज़िंदगी को हम वो मुतासिर कर सकती है, लॉस ऑफ लिवलीहुड्स या लाइवलीहुड्स, जो हमारे मवेशी हैं, जानवर हैं, जिनसे हम अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करते हैं, उनका नुकसान, एंड सर्विसेज और सर्विसेज मतलब टेलीफोन, बूस्टर्स, ये हमारे पास जितने भी ये मवासिलात हो गए, रोड्स हो गई हैं, ये चीज़ें, सोशल एंड इकनॉमिक डिस्ट्रप्शन और इन्वायरमेंटल डैमेज। जिसने नहीं लिखा, जहाँ से बोल रहा है मुझे बता दें, मैं बोल दूँगा उसको। जी मैं दोबारा बोल रहा था। A hazard is a dangerous phenomena, substance, human activity or condition that may cause loss of life, injury or other health impacts, property damage, loss of livelihoods या livelihoods जो भी आप कह लें, and services, social and economic disruption or environmental damage is called hazard। ये आपका ख़तरा कहलाता है, हैज़र्ड ख़तरा। यार ये नहीं लग रहा, लिख लिया सबने? बोलेंगे लिख लिया तो बताएंगे प्लीज़। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, शाय होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी सीखने के लिए आए हैं, मैं भी सीखने के लिए आया हूँ, ठीक है जी। बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों से भी सीखूँगा, ठीक है जी। तो किसी को भी घबराने की या टेंशन लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार कि कुछ बोल दिया तो बोल दिया तो हमें जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठने की ज़रूरत है, नहीं। आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे मुनासिब वक्फ़ा है वहाँ पे आप कोई चीज़ पूछ सकते हैं, या हमारा चैप्टर क्लोज़ होता है तो चैप्टर क्लोज़ होने के बाद आप चीज़ें पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है जी। जी किसी ने कुछ कहा था कि कहाँ से बोलूँ? सोशल और इकनॉमिक, सोशल एंड इकनॉमिक डिस्ट्रप्शन, DISRUPTION, डिस्ट्रप्शन मतलब उसमें खलल पैदा करना, उसमें तोड़ फोड़ पैदा करना, ऐसा ही है उमर साहब। और इन्वायरमेंटल डैमेज, या आपकी जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुँचे, मतलब आपके मौसलात ख़त्म हो जाएँ। या मिसाल हम ऐसे मिसाल दे देते हैं कि जिस तरह से अपर एरिया में अर्थक्वेक आया तो उसने क्या किया, सब कुछ तबाह कर दिया, ठीक है जी। तो उसका इम्पेक्ट पड़ा, तो उसने तमाम चीज़ों की, तमाम इंसानी ज़िंदगी की जो जितनी भी ज़रूरियात थी उसको क्या कर दिया, वो ख़त्म कर दिया। अब उसमें तमाम चीज़ें जब शामिल होगी तो हम उसको इसी तरह से ले सकते हैं कि अब वहाँ पे क्या हुआ, एक मतलब हैज़र्ड हुआ, और हैज़र्ड होने के बाद एक ख़तरा हुआ, ख़तरा एक इवेंट अकर हो गया, और अकर होने के बाद जो है वो मतलब सारा एरिया जो है वो आपका क्या हो गया, वो डैमेज हो गया। क्लियर होगी बात जी? तो इसको हम क्या कहेंगे कि आपका उस एरिया के अंदर नुकसान हुआ। अब हैज़र्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, हैज़र्ड्स की टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं, लिख लें टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स। टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स आपके ख्याल में कौन से हो सकते हैं? गुड, नहीं अभी हम डिस्कस करते हैं, चलें ठीक हो गया। अर्थक्वेक लिख लीजिए, अर्थक्वेक ये आएगा टाइप्स में, ठीक है जी। टाइप्स मतलब ये टाइप है उसकी। और कोई बताना चाहे? लिखें, कोरोना लिखें, ठीक है जी, कोरोना लिखें, फ्लड लिख लें, सैलाब लिख लें, बम ब्लास्ट लिख लें, लिखें, सॉरी फ्लड्स, अभी सैलाब की भाई ने बात की है,
एक्सीडेंट नहीं, मतलब ये जो ऐसा है ना हैज़र्ड या हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये मैसिव डिस्ट्रक्शन है, मैसिव पैमाने पे, ठीक है जी। तो एक्सीडेंट जो है ये मतलब स्मॉल स्केल पे ठीक हो गया, वोल्केनोज हो गए या आपके टोर्नेडोज हो गए, आग अगर लग जाए, मैसिव आग जैसे कल लगी है उधर रवात साइड पे, डालडा घी फैक्ट्री को आग लगी है कल 1 बजे से, दिन 1 बजे से अभी तक स्टिल आग चल रही है। और इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग लिख लें, लिख लिया जी। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें थोड़ी सी डिवीज़न करनी है। डिवीज़न कैसे करनी है, जिससे से हमने बात की हैवी रेनफॉल, हमने अभी बात की जी अर्थक्वेक, अभी हमने बात की जी फ्लड्स, क्लियर हो की बात जी। तो ये सारे किस कैटेगरीज में आ सकते हैं, ये किस कैटेगरी में आ सकते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर में आ सकते हैं। ये किस में आएंगे, नेचुरल हैज़र्ड या नेचुरल डिज़ास्टर। अब समझ में आ रही बात, एक टाइप ये होगी नेचुरल डिज़ास्टर की। अच्छा, सेकेंडली आप देखें दूसरी टाइप, कोरोना की बात की, कोरोना की भी 2 थ्योरीज़ हैं, फ्लड्स की भी 2 थ्योरीज़ हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस की भी 2 थ्योरीज़ हो सकती हैं, हो सकती हैं उमर साहब, ठीक है जी। इसी तरह से आप कह सकते हैं जी कि जब फ्लड आता है और फ्लड आने के बाद उसके इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, उसके अंदर फिर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, अर्थक्वेक आने के बाद उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो कौन से कहलाएंगे, हैज़र्ड्स कौन से कहलाएंगे, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स, हयातियाती हैज़र्ड्स। मिसाल के तौर पे फ्लड आया था और फ्लड आने के बाद क्या हुआ, एरिया के अंदर, इलाके के अंदर डायरिया फैल गया, इलाके के अंदर डेंगू फैल गया, इलाके के अंदर लोगों को जो है वो हेपेटाइटिस सी हो गया, लोगों को हेपेटाइटिस ए हो गया। इज़ इट क्लियर। तो ये कौन से इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, आपके हयातियाती या बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उस एरिया के अंदर या उस इलाके के अंदर, मखसूस इलाके के अंदर। इज़ इट क्लियर जी। पानी का ख़राब हो जाना, पानी साफ़ ना मिलना। इसी तरह से हम बात करेंगे बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स में 2 चीज़ें आ गई। कोरोना की भाई ने बात की, तो कोरोना, अब कोरोना की एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मैन मेड भी हो सकता है और ये नेचुरल भी हो सकता है। इज़ इट क्लियर जी। अगर ये मैन मेड है, किसी इंसान ने बनाया है, किसी लेबॉर्ट्री में बनाया, और लेबॉर्ट्री में बनाने के बाद उसने जो है वो किसी एक एरिया के अंदर जो है वो उसको क्या किया, रिलीज़ किया, और रिलीज़ होने के बाद वो पूरी दुनिया पे फैल गया, पूरी दुनिया पे आ गया, तो ये टेक्नोलॉजिकल हैज़र्ड हो सकता है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो सकती है। किसी ने एरोप्लेन बनाया, किसी ने जेट बनाया, हमारा F-16 गिरा, और F-16 किस वजह से गिरा कि जहाज़ के अंदर टेक्निकल फॉल्ट आ गया। अब इंसानी गफलत नहीं है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट आ गया। इंसानी गफलत भी हो सकती है कि उसने प्रॉपरली चेक नहीं किया, तो क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, फॉल्ट आ गया। तो ये कौन से होंगे, टेक्नोलॉजिकल हैज़र्ड्स, ठीक है जी। इसी तरह से और क्या हो सकते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी है, कोई बड़ी गाड़ी है, उसके अंदर वो मतलब ट्रैवलिंग के लिए काम कर रही है, लेकिन उस विक्टिम ने, मतलब उस पर्सन ने, जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, उसने गाड़ी को चेक ही नहीं किया और उसकी ब्रेक्स फेल हो गई। समझ में आ रही बात। तो एक तो टेक्नोलॉजी का फॉल्ट आ गया, और दूसरा जो है वो इंसानी फॉल्ट आ गया। बम ब्लास्ट होते हैं, जब बम ब्लास्ट होता है तो ये भी क्या है जी, टेक्निकल हैज़र्ड्स है कि इंसान उसको अच्छे तरीके में भी इस्तेमाल कर सकता है और नेगेटिव तरीके में भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इंसानी गफलत की वजह से जो है वो क्या होना कि आपका बम ब्लास्ट हो जाना, तो ये टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट्स हो सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको। जहाज़ गिर रहे हैं, आए दिन हम देख रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी फेलियर हो रहे हैं। क्लियर। इसमें मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात कि नेचुरली त्यारा था, गया, जाते जाते बिल्कुल ठीक था, उसने चेक किया, चेक करके वो बैठा, स्क्वाड्रन लीडर था, और 1 साल पहले वो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, करीब की एग्जांपल, 1 साल पहले वो फ्रांस में तमाम आलमी चैम्पियन जीत के आया था,
ठीक है जी। तो आया फैज़ाबाद, जो ही क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद उसका मैन जो सिग्नल टावर था सरगोदा वाला, उससे उसका रब्ता मुनक़ता हुआ और जाके 2 मिनट के बाद वो त्यारा गिरा, मतलब उसने बचाने की कोशिश की लेकिन वो गिर गया, उसमें बंदा भी गया और आपका अरबों रुपए का नुकसान भी हो गया। तो ये दोनों तरीक़े कार के हो सकते हैं कि या तो उसने चेक नहीं किया तो फिर मैन मेड जो है वो क्या हुआ, उसकी इंसानी गफलत। लेकिन अगर यहाँ पे आके त्यारा ख़ुद से ख़राब हो गया तो टेक्नोलॉजी फेल हो। समझ में आ गई इजीली? तो डिटेल में मैं इसमें चला गया। एक और हैज़र्ड की टाइप है, उस टाइप की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास कहलाता है सिविल एंड पॉलिटिकल हैज़र्ड। सिविल एंड पॉलिटिकल हैज़र्ड ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या चीज़ है? ज़बरदस्त। धरने, जायदाद का झगड़ा, लोगों के अंदर बदअमनी, धरना दे देना। अभी ये HEC के बाहर लड़कों को मार पड़ रही है, पुलिस मार रही है, जो मतलब ये ऑनलाइन स्टडी से तंग आए हुए हैं। उसमें भी कुछ हमारे दोस्त हैं, हमें मतलब पता है, उनके साथ हम काम करते हैं। तो वो जी हाँ, बस वो यही है ना कि बस वो गवर्नमेंट जो है वो अभी पीछे पड़ी है, ये घर बैठो, और वो कह रहे हैं जी हमें फ़ीसें भी पूरी देनी पड़ रही हैं। और मतलब आपका सिविल अवाम का और आपका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का आमने सामने आ जाना, कहत साली हो जाना, जिसमें पेट्रोल पे झगड़े हो रहे हैं, लोग पंपों पे लड़ रहे हैं, तो और पेट्रोल जो है वो पीछे से नहीं आ रहा, पीछे से लोगों ने ज़ख़ीरा किया हुआ है, तो वो मतलब तेल की कीमतें कम हो गई हैं। ठीक है जी। और क्या हो सकती हैं इसमें एग्जांपल, और क्या आ सकती हैं? क्या हो सकती है इसमें? प्राइस इन्फ्लेशन हो सकती है। प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो सकती है, लोग चोरियां डकैतियां ज़्यादा करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। मतलब इंसानों के अंदर जो है वो एक कह सकते हैं जी कि एक अच्छे तरीके से जो हलाल तरीके से कमा रहा था वो किधर आ जाएगा, वो नेगेटिविटी की तरफ आ जाएगा। मतलब गवर्नमेंट के रूल्स को ओबे ना करना, गवर्नमेंट के रूल से मुखालिफ होकर चलना शुरू हो जाना। ठीक है जी। तो ये सारी जो होंगी जिसमें आम आवाम और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जब वो आमने सामने आ जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? सिविल एंड पॉलिटिकल हैज़र्ड। ठीक है जी। यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं उसमें फ्लड की पिक्चर है, अर्थक्वेक की पिक्चर है, सुनामी की पिक्चर है और लैंडस्लाइडिंग की पिक्चर है। लैंडस्लाइडिंग किस में आएगा? मैन मेड और नेचुरल? दोनों में आ सकता है। ठीक है ना, कि मतलब दोनों में कैसे आएगा? नेचुरल तो चले समझ में आ गया, मैन मेड कैसे होगा? दरख्त काट देते हैं। ठीक है जी। जब दरख्त काट देते हैं तो जो दरख्त होते हैं बेसिकली वो पानी के जो बहाव है उसको रोक रहा होता है। तो जब हम उस एरिया के दरख्त की कल्टीवेशन कर देंगे, घर बनाना शुरू कर देंगे और पहाड़ के किसी एक किनारे पे या ऐसी जगह पे होगा कि जहाँ पे चश्मे थे या पानी वहाँ से आ रहा था, तो क्या करेगा? आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को काटना शुरू कर देगा। आप अपने रोड्स की हालत देख सकते हैं कि जहाँ पे नालों से और उधर से गलियों से पानी आ रहा है और लगातार आता जा रहा है, तो आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ 2 मंथ क्या होगा? वहाँ पे रोड का बेड़ा गर्क हो जाएगा, वहाँ पे रोड टूट फूट हो जाएगी। या जहाँ पे आए दिन जो है वो रोड्स के ऊपर काम हो रहा है, काम होते होते वो रोड जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ठीक है जी। तो ये जब पानी को रास्ता मिलता है तो पानी क्या करता है? वो उस जगह को क्या कर देगा? वो लैंड स्लाइडिंग के साथ चला जाएगा। तो बहुत इसमें आ सकती हैं। और इसी तरह से बारिशों का ज़्यादा होना और बारिशों का कम होना। ठीक है जी। ये भी मैन मेड भी हो सकती हैं और नेचुरल भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप कल्टीवेशन करते चले जाएंगे तो बारिशें वहाँ पे उस इलाके में कम होती चली जाएंगी और वहाँ पे खुशहाली आ जाएगी। ठीक है जी। और नेचुरली क्या है जी कि अल्लाह की तरफ से बारिशें जो है वो नहीं हो। कम्युनिटी रिस्पॉन्डर लिख लें। एक तारीफ़ आ गई बीच में, मैंने वैसे आपको बताई भी, लेकिन कम्युनिटी रिस्पॉन्डर की तारीफ़ लिख लें। कम्युनिटी रिस्पॉन्डर इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। कम्युनिटी रिस्पॉन्डर जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। किस जगह पे? किस जगह पे? जहाँ पे
भी आप मौजूद हैं या जहाँ पे कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया है, तो जो कम्युनिटी रिस्पॉन्डर है वो उस जगह का फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। मिसाल के तौर पे आप लोग किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक आपके सामने एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप वहाँ पे पहले पर्सन है जो पहुँच जाते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? फर्स्ट रिस्पॉन्डर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कम्युनिटी तो अब है ही है, लेकिन कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप वहाँ पे बन जाएंगे। आगे यूजुअली कॉमा यूजुअली आम तौर पे, बट नॉट ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे बट नॉट एक्सक्लूसिवली, बट नॉट एक्सक्लूसिवली, फिर ब्रैकेट क्लोज। EXCLUSIVELY एक्सक्लूसिवली, ब्रैकेट क्लोज। अ ले पर्सन के आम तौर पे, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि वो एक आम ले पर्सन होगा या अनपढ़ बंदा होगा, वो पढ़ा लिखा बंदा भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे आम एक अनपढ़ बंदा जिसको मेडिकल के बारे में या फर्स्ट एड के बारे में मालूम नहीं होगा, तो वो कम्युनिटी रिस्पॉन्डर बन सकता है। ऐसा ही है, आप जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, कोई और बंदा जा रहा है, वो लड़का काम करने वाला वो जा रहा है और अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एक ले मैन है, लेकिन वो क्या है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन गया। लेकिन हर दफ़ा ये मुमकिन नहीं है कि वही होगा और उसी को जो है वो पेशेंट मिलेगा, किसी पढ़े लिखे बंदे को भी मिल सकता है। समझ में आ गई बात सबको? हु हैव बीन ट्रेंड, जिसको ट्रेंड किया जाए या किया गया, हु हैव बीन ट्रेंड टू एक्ट इन दिस कैपेसिटी, हु हैव बीन ट्रेंड टू एक्ट इन दिस कैपेसिटी, कि वो अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए who can safely respond after a emergency or disaster, कि वो अपने आप को महफूज रखते हुए वो किसी एरिया के अंदर क्या करेगा, एमरजेंसी या डिज़ास्टर के ऊपर रिस्पॉन्स करेगा। ये कम्युनिटी रिस्पॉन्डर की क्या है, वो तारीफ़ है। दोबारा बोल देता हूँ यहीं से ही कि who have been trained, जिसको ट्रेन किया जाए, to act in this capacity, कि इस कैपेसिटी के अंदर रहते हुए, who can safely respond, कि जो सेफली रिस्पॉन्ड कर सके आफ्टर एमरजेंसी, किसी भी एमरजेंसी और डिज़ास्टर होने के बाद, चाहे वो एमरजेंसी हो गई है या वो डिज़ास्टर हो गई है। कम्युनिटी रिस्पॉन्डर वो एक ऐसा बंदा है जो कि लेमैन भी हो सकता है और लेमैन नहीं भी हो सकता, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए किसी भी एमरजेंसी और डिज़ास्टर पे रिस्पॉन्स कर सके। यहाँ पे अब सवाल ये पैदा हो गया, मैं पहले भी आप लोगों की ट्रेनिंग में बता चुका हूँ कि फिर हमें एमरजेंसी और डिज़ास्टर में डिफरेंस करने की ज़रूरत है। क्लियर होगी बात जी? तो एमरजेंसी और डिज़ास्टर में हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि एमरजेंसी आपकी हमेशा स्मॉल स्केल पे होती है, एमरजेंसी आपकी हमेशा क्या होती है, स्मॉल स्केल पे होती है, और जो डिज़ास्टर आपका होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो आपकी एमरजेंसी है वो एक या दो लोगों पे मुश्तमिल होती है। लेकिन आपका जो डिज़ास्टर है वो कम अज़ कम 2 या 100 या 1000 या 500, मतलब 2 से ऊपर जितने भी लोग होते चले जाएंगे, वो आपका एक डिज़ास्टर फेज़ या एक सानहे वाला फेज़ बन जाएगा। क्लियर जी? कोई सवाल किसी का, या यहाँ तक कोई चीज़ रह गई हो? पीपीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, वही चीज़ें यहाँ पे अभी आई हैं दोबारा उसमें। पीपीज़ में जाके 2 चीज़ें और बेशक ऐड कर सकते हैं आप मज़ीद, इसमें जो है वो किस में आएंगी, ऑप्शनल में आएंगी, कि आप एक हैट का यूज़ कर सकते हैं, कि गर्मी से बचने के लिए एक कैप का यूज़ कर सकते हैं, हैट। और एक चीज़ और है कि आप गर्मी या धूप या इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपने साथ एक्स्ट्रा क्लॉथिंग, एक्स्ट्रा कपड़े रख सकते हैं। तो ये ऑप्शनल में ये भी 2 चीज़ें बेशक ऐड कर लीजिए, ये आपके लिए काम आएंगी, बाकी चीज़ें वही हैं। कुछ समझ आ रहा है वाजिद? कुछ समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। जी सॉरी, ऑप्शनल में हम नाइफ रख सकते हैं। देखिए ना, ये वो चीज़ें हैं जो आपको कैरी करने में भी आसान हो
और आपके पास ज़रूरत के तहत जब ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ निकाल के आप उसको यूटिलाइज़ कर लो। ठीक है जी। तो जब पीपीज़ की आप बात करते हो तो पीपीज़ में वो होता है कि जो चीज़ें आप साथ कैरी कर सकते हो, लेके जा सकते हो। इस तरह से पेन भी आ सकता है कि कहीं पर आपने कोई डेटा रिकॉर्ड करना है तो पेन की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है जी। तो ये मेन चीज़ें हैं। या आपको ज़्यादा देर के लिए रहना पड़ गया है तो आप लोग जो है वो और चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से आप छोटा सा स्मॉल अपना स्लीपिंग बैग लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये ऑप्शनल में आ जाती हैं फिर चीज़ें जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। थर्ड लेसन जो हमारे पास है वो है सिक्योरिंग फैमिली एंड प्रिपेयरिंग फॉर रिस्पॉन्स। सिक्योरिंग फैमिली एंड प्रिपेयरिंग फॉर रिस्पॉन्स। उर्दू में अगर मैं कहूँ तो उर्दू में ये कहता है कि ख़ानदान की हिफाजत और इमदादी कार्रवाई की तैयारियाँ। ख़ानदान की हिफाजत, अभी आप मतलब कोई भी डिज़ास्टर आ रहा है तो अब आप अपने और अपने ख़ानदान की तैयारी कैसे करेंगे, उन लोगों को कैसे प्रिपेयर करेंगे, और फिर आप अगर ख़ुद वहाँ पे हैं या कहीं पे मूव कर रहे हैं तो आप जाके किस तरह से जो है वो उस इलाके के अंदर जाके अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है जी। तो इमदादी कार्रवाई की तैयारियाँ और अपनी फैमिली को भी साथ साथ क्या करना, सिक्योर करना। या आप कहीं पे काम करने नहीं जा रहे लेकिन आपको सिंपल अपनी फैमिली के साथ रुकना पड़ रहा है तो आपको जो है वो किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन बुनियादी सामान की ज़रूरत पड़ेगी और आप जो है वो कितने डेज़ की तैयारी करेंगे, ये बेसिकली हमने इसमें अब पढ़ना। सबसे पहली चीज़ ये जी कि फैमिली का जो डिज़ास्टर प्लान हम बनाएंगे अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, उनके लिए हमें किन किन मेन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये मेन कौन सी चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। और उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है फ़र्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि पहला काम हमने क्या करना है वो पहले करना है। मिसाल के तौर पे सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं कोई भी डिज़ास्टर फेस के लिए या मुश्किल हालात के लिए कोई बैग बनाऊं, ये जिस तरह से ये बैग पड़ा हुआ है या कोई और बैग पड़ा हुआ है, और बैग बना के मैं किसी एक कॉर्नर में रख दूं और अपनी फैमिली के साथ डिस्कस ही ना करूं कि मैंने ये बैग कौन सा बनाया है, तो उस बैग का कोई फ़ायदा हो सकता है? नहीं हो सकता। लिहाजा या मिसाल के तौर पे मैंने वो बैग बनाया और बैग बनाने के बाद मैंने किचन में या किसी जगह पे शेल्फ़ के ऊपर रख दिया और मैंने अपनी फैमिली को बताया ही नहीं है कि मैंने ये बैग किस मकसद के लिए तैयार किया है, तो वो क्या उस टाइम उनके लिए वेस्टलेस है। तो सबसे पहली जो चीज़ आएगी हमारे पास फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में, टॉक एंड डिस्कस द स्ट्रेटजी विद योर फैमिली, कि आपने अपनी फैमिली के साथ गुफ्तगू करनी है और गुफ्तगू करते हुए आपने उन जो प्लान हमने बनाना है, जो हमने लाए अमल बनाना है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे, उनके साथ बैठ के गुफ्तगू शनीद करेंगे। उसमें प्लान हाउ योर फैमिली विल स्टे इन कंटेंट इफ़ सेपरेटेड बाय डिज़ास्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कहीं पे डिज़ास्टर आ जाता है, आप और आपकी फैमिली एक दूसरे से दूर हो जाते हो। आप सोचें ज़रा, आप और आपकी फैमिली एक दूसरे से दूर हो जाते हो तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है या अपनी फैमिली को किन चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत है। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ हम सपोज कर सकते हैं? क्या हो सकता है जी? सोचें, बताएं ज़रा, क्या हो सकता है? ज़बरदस्त, गुड। पहले हम क्या करेंगे जी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि सबसे पहले काम हम क्या करेंगे कि हमने उनको ये बताना है कि हमने उस एरिया के अंदर जो मेन जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, जो मदद करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, वो कौन कौन से। ठीक है जी। अपनी फैमिली को भी ये बताना है कि हमारे पास जो मेन मदद करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। मोर ओवर आपके पास जो उस इलाके के अंदर जो सानेहात आ सकते हैं, मिसाल के तौर पे कोई एक बंदा है वो कश्मीर का है, कोई एक बंदा है वो पंजाब का है, कोई एक बंदा है जो रावलपिंडी का है, तो अब हर इलाके के लिहाज से हर हादसात या हर साने का जो सिनेरियो वो क्या होगा, वो चेंज होगा। ऐसा ही है।
तो अगर मिसाल के तौर पे हम अगर कश्मीर की एग्जांपल लेते हैं तो कश्मीर में क्या हो सकता है? कश्मीर में ज़लज़ला आ सकता है, कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, कश्मीर में जो है वो और क्या आ सकता है जी? फ्लड आ सकता है। ठीक है जी। तो या आपकी जो रोड है, रोड्स की लैंडस्लाइडिंग हो सकती है जिससे आपका रास्ता जो है मुनक़ता हो सकता है। क्लियर जी। इसी तरह से अब अगर मिसाल के तौर पे आप थे रावलपिंडी में, आपकी फैमिली थी जी कश्मीर में, तो अब आप लोगों को एक तो हमने डिस्कस कर लिया जी कि हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो नंबर्स, वहाँ के जो नंबर्स हैं इलाके के, वो हमें पता होने चाहिए। जो मतलब जिस तरह से सिविल डिफेंस हो गया, रेस्क्यू 112 हो गया, अगर आपकी वहाँ पे कोई स्काउट्स काम कर रही है उसका नंबर हो गया। इसके साथ और क्या बताने की ज़रूरत है? और क्या बताना है हमने? बताइएगा, सोच के बताएं ज़रा। सर वहाँ की कोई सेफ प्लेस, अल्लाह ना करे जैसे बार-बार ज़ल्ज़ला आ रहा तो कोई एक ऐसा मखसूस एरिया जहाँ पर, ऐसा मखसूस एरिया आपने मुख्तस कर लेना है, ऐसे बंदे का घर मुख्तस कर लेना है, ऐसा एरिया मुख्तस कर लेंगे कि भाई जब मैं घर पे नहीं हूँ, मैं घर से बाहर हूँ, मैं काम करने गया हूँ, मैं पिंडी निकल गया हूँ, मैं सिंध में बैठा हूँ, जिससे सुमेर सिंध में चला जाता है फिर आता है, तो भाई अगर पीछे कोई डिज़ास्टर हो जाता है, कोई सिविल पॉलिटिकल वार स्टार्ट हो जाती है, या कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, या कोई और अर्थक्वेक आ जाता है भाई, तो हमने कौन सा एक ऐसा एरिया, कोई ऐसा रिश्तेदार का घर, कोई स्पेस चूज़ करनी है जहाँ पे जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं हो जाते तो हम यहाँ से मूव नहीं करेंगे, हम वहीं पे रुकेंगे। समझ में आ गई बात? तो आपने उस इलाके के अंदर, उस एरिया के अंदर रुकना होता है, और उस एरिया के अंदर रुक के बाकी साथियों को, बाकी जो अपने रिलेटिव्स हैं उनको इकट्ठे होने के लिए वेट करना पड़ता है, और उस वेट करने के लिए फिर हम जो है वो तैयारियां करते हैं या वो चीज़ों को प्लान करते हैं। समझ में आ रही बात? तो जब तक सारे बंदे वहाँ पे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक वहाँ पे आप क्या करेंगे? कुछ दिनों के लिए स्टे कर सकते हैं, और जो कम से कम स्टे हो सकता है वो हमारा 3 दिन का स्टे हो सकता है। कितना स्टे होगा? 3 दिन के लिए। अब मिनिमम जो तैयारी करते हैं वो कितने दिन के लिए करते हैं? 3 डेज़ के लिए हम तैयारी करते हैं। आगे जी, फिर अगर सपोज़ वो रास्ता या वो जगह जो हमने मुख्तस की थी, जिस जगह पे हमने रुकना था, हमने ठहरना था, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? इजी है भी, रेस्ट देने की ज़रूरत तो नहीं है भी। वो एरिया, वो जगह जो हमने मुख्तस की थी, वो एरिया भी किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमने सेकेंडरी कौन सी जगह मुख्तस की है? समझ में आ रही है बात? कि अगर हमारा जो मेन जो एक पॉइंट था जो हमने चूज़ किया हुआ था, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? वो पॉइंट ख़राब हो जाता है, वो पॉइंट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें जो है वो कौन से फिर जो है वो सेकंड पॉइंट है उस पे जाने की ज़रूरत है। ये 2 चीज़ें, 2 असेंबली एरिया या 2 सेफ प्लेसेस को रखने की ज़रूरत है, कि ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। जिस तरह से आप लोग हाइकिंग पे जाते हो, कैंपिंग करते हो, ऊपर जाते हो, मरगला हिल्स पे जाते हो, तो आप लोग क्या करते हो कि आपको एक टास्क दे दिया जाता है, तो आपने एक टास्क को ये करना होता है कि आप एक जगह से ट्रैवल करते हो, दूसरी जगह से वापस आ जाते हो। लेकिन अगर वही जगह जहाँ पे मुख्तस की हुई है, वही जगह वहाँ पे डिस्टर्ब होती है, वहाँ पे हंगामा हो जाता है, या वो एरिया किसी वजह से आर्मी सील कर देती है, तो सेकंड एरिया आपके पास कौन सा होना चाहिए? ये चीज़ हमें जहन में रखने की ज़रूरत है। फिर अगर हम उस एरिया के अंदर मौजूद हैं तो वहाँ से फिर हमें जो है वो किस सूरत हाल में या किन सिचुएशन में हम यहाँ से निकलेंगे। मतलब हमने ये भी सोचना है कि अब यहाँ पे अगर हम आ गए हैं और रुक गए हैं तो हमें फिर किस सूरत में यहाँ से जो है वो क्या करना है? वापस जाने का या अपने एरिया में जाने का प्लान बनाना है, या वहाँ से जो है वो 3 डेज़ के बाद एग्ज़िट भी करना है। मतलब वहाँ से हमने फिर वापस अपने एरिया की तरफ मूव भी करना, अगर हमारे हालात क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। ठीक है जी, उसका ज़हन में रखना, उसके बारे में डिस्कस करना। फिर जो हमने लोकल नंबर्स या लोकल चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं, उन नंबर्स को हमने क्या करना है? उन नंबर्स को हमने अपने घर के बाहर डिस्प्ले करना है, या मतलब अपने मेन जो इंट्रेंस वाला गेट है, गेट के बाद हम क्या करेंगे? अंदर जो एरिया जो हमारा सहन बनता है या हमारा पोर्च बनता है या अंदर जो हमारा टीवी लॉन्च बनता है, उसके अंदर वो नंबर डिस्प्ले कर दें, ताकि वो नंबर अगर डिस्प्ले होंगे
तो हर आने जाने वाले जो है वो बच्चे को, बड़े को उन नंबर्स के बारे में क्या हो जाएगी, वो याद दहानी हो जाएगी कि अगर हमें कोई भी ऐसा डिज़ास्टर हो जाए, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स पे क्या करें, फौरी तौर पे डायल करेंगे। ठीक है जी, तो वो नंबर्स हर बंदे को याद होने चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब एक ऐसी किट का इंतज़ाम करेंगे, एक ऐसे राशन के थैले का इंतज़ाम करेंगे जिसमें अब हमने कितने दिनों के सामान का इंतज़ाम करना है, कम से कम 3 दिन के सामान का हमने इंतज़ाम करना है। और किस तरह से इंतज़ाम करना है, किस तरह से इंतज़ाम करना है, अपनी फैमिली के मेंबर्स को देखते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, क्या उसमें कोई बच्चा है, उसमें कोई बूढ़ा है, उसमें कोई माजूर है, उसमें कोई पागल है, मिसाल के तौर पे कोई जहनी मरीज़ है, वो मिसाल ले लेते हैं, या उसमें कोई जो है वो ऐसा पर्सन है जो कि बिल्कुल बेड के ऊपर है और अगर ऐसे हालात हो गए हैं या फ्लड आ गया या कुछ आ गया है कि आया कि हम इसको साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। तो ये सारे ऑप्शन, सारी चीज़ें जो वो क्या करनी है, अपने जहन में आप लोगों ने रखनी होती हैं। ठीक है जी, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अगर हम पहली बात करते हैं, फ़र्स्ट थिंग हम उस किट की तैयार करने की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आएगी कि हमारे पास क्या चीज़ ज़रूरी होगी, हमारे पास क्या चीज़ ज़रूरी होगी, वाटर। हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे मेन जो चीज़ है वो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे अब हमें घर में रुकना पड़ गया है, सैलाब आ गया और हम अपने घर के अंदर रुके हुए हैं, या हमें वहाँ से मूव करना पड़ रहा है, किसी इलाके में मूव करना पड़ रहा है, तो हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की, क्योंकि पानी ज़िंदगी है। तो मेन चीज़ हमें क्या करना है, पानी का ख्याल रखना है। अब हमने डिसाइड करना है कि आम तौर पे एक बंदा दिन में कितने लीटर पानी पीता है, कितने लीटर पानी पीता है, कमोवेश 2 लीटर तकरीबन, आलमोस्ट 1.5 लीटर 2 लीटर, मैं कुछ ज़्यादा पीता हूँ, मैं 3 लीटर पीता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। तो हमने क्या करना है कि हमने हर बंदे के लिहाज से 2 लीटर का पानी का जो है वो इंतज़ाम करना है। 2 लीटर तो वो हो गया जो उसने पीना है, और 2 लीटर हमने पानी वो भी तो अरेंज करना है, जिसने वॉशरूम जाना है, जिसने हाथ धोने हैं या कुछ और करना है, तो वो भी थोड़ा सा पानी जो है वो हमने साथ रखना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक बंदा जो है वो दिन में 2 लीटर पानी पी रहा है, तो वो हो सकता है कि अगर वो ठीक है, मतलब उसको कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई शुगर नहीं है, कोई और मसला नहीं है, क्योंकि शुगर वाला पेशेंट पानी ज़्यादा पीता है। ठीक है जी, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो अगर बंदा नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल हालात में आप लोग बैठे हुए हो, तो आप लोग अगर 2 लीटर पानी पीते हो तो आप 1.5 लीटर पे इक्तफ़ा कर लो। समझ में आ गई बात, ताकि आपको उठाने में आसानी हो, या आपको रखने में या प्रिजर्व करने में आसानी हो। इसी तरह से जहाँ पे आपको 2 लीटर पानी अपनी हाजत के लिए ज़रूरत है, वॉशरूम के लिए ज़रूरत है, मुँह हाथ धोने के लिए ज़रूरत है, वहाँ पे आप 2 लीटर के बजाय 1.5 लीटर से काम ले सकते हो, लेकिन मिनिमम जो है वो आप 2 लीटर अपने जहनों में अज्यूम करें। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे आप कि आपने पानी महफूज करने के लिए सोच लिया कि हमने क्या करना है, पानी को सेव करना है। लेकिन अगर आप गए हो, पानी आपके पास था और पानी आपने यूज़ कर लिया, या रास्ते में यूज़ हो गया, या जिस जगह पे आपने स्टे किया था आपने यूज़ कर लिया, और आपने किसी और सोर्स से पानी रिसीव किया, किसी और जगह से पानी रिसीव किया, तो अब वो पानी आपको डाउट है वो क्या है, वो पानी गंदा है, तो फिर आपको क्या रखने की ज़रूरत है, साथ पानी साफ़ करने वाली टैबलेट्स का, पानी साफ़ करने वाली टैबलेट्स का साथ रखना ज़रूरी है। वो टैबलेट्स कौन सी हो सकती हैं, क्लोरीन टैबलेट, एक्वाटैब टैबलेट, जिससे पानी आप क्या कर सकते हो, साफ़ कर सकते हो। ठीक है जी, 1 गैलन में जो यहाँ पे मेरे पास मेंशन है, 1 गैलन में कितना पानी होता है, 1 गैलन पानी कितने उस पर कंसिस्ट होता है, लीटर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे वैसे मेरे पास जो लिखा हुआ है, छोटा गैलन लिखा हुआ है, वो तकरीबन 3.78 लिखा हुआ है। ठीक है जी, 3.78 लीटर्स का होता है, तो उस हिसाब से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हो। वैसे जो नॉर्मल होता है वो 1 गैलन पानी जो है वो तकरीबन 15 लीटर्स का, वैसे हम कंसिडर करते हैं कि 15 लीटर के गैलन का जो है वो एक जो है वो कैन होता है। ठीक है जी, तो उसके हिसाब से आपने जो है वो करना है। अगर मिसाल के तौर पे क्लोरीन टैबलेट्स हमारे पास नहीं है, तो फिर हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, घरों में यूज़ होने वाला
पानी बॉयल कैसे? पानी बॉयल, अगर पानी बॉयल करने के लिए गैस भी नहीं आ रही तो फिर घरों में जो कपड़े धोने वाला ब्लीच होता है, घरों में कपड़े धोने वाला जो ब्लीच होता है वो भी क्लोरीन ब्लीच होता है। उसके लिए यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है वो मेंशन ये किया हुआ है कि आपका 1 लीटर गैलन को जो हमने डिवाइड किया वो कितना किया हुआ 3.78, और 1 गैलन में आप उस ब्लीच के 16 ड्रॉप्स गिरा सकते हैं। 1 गैलन में ब्लीच के 16 ड्रॉप्स गिरा सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी यहाँ पे 3.78। उससे पानी आपका साफ़ हो जाता है, जर्म्स आपके साफ़ हो जाते हैं। और अगर आपने 1 लीटर पानी लिया हुआ है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी की बोतल है, तो इसमें ओनली 4 ड्रॉप्स, 4 कतरे ब्लीच के, जिससे हम कपड़े साफ़ करते हैं वो वाला, 4 कतरे डालें तो पानी आपका साफ़ हो जाएगा। और 5 गैलन है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कितने बंदे हैं, वो बंदे हमारे पास घर के 5 अफराद हैं, तो अगर 1 गैलन यूज़ हो रहा है जिसमें आलमोस्ट 4 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी जो है वो उसने पीने के लिए रखा, और तकरीबन 2.25 लीटर पानी जो है वो अपनी हाजात के लिए रख लिया, तो 1 गैलन 1 बंदे का हो गया। ठीक है जी, तो 1 गैलन 1 बंदे का हुआ, तो 3 दिन के लिए कितने हो गए गैलन हमारे पास? 3 गैलन हो गए। और 5 गैलन पानी में अगर हमारे पास 5 गैलन पानी है, मिसाल दे रहा हूँ 2 लोग हैं, तो हमारे पास कितने गैलन पानी है? 5 गैलन पानी है। होना कितना चाहिए था? 6 गैलन। तो है हमारे पास कितना? 5 गैलन। तो 5 गैलन में सिंपल आप 1 खाने का चम्मच डाल देंगे तो ब्लीच का, तो वो पानी आपका क्या हो जाएगा? साफ़ हो जाएगा। ये लिख लें, है टेक्निकल है लेकिन हम उसको मतलब यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। वैसे अगर हम जहन में रख लें कि एक अगर गैलन पानी है 4 लीटर वाला, तो हम उसमें 16 ड्रॉप्स गिराते जाए, तो ये मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है तो हम 4 ड्रॉप्स हर जो है वो हर लीटर पानी में डालते जाएंगे, तो हमारा पानी साफ़ हो जाएगा। ये सिंपल आप अपने जहन में रख लीजिए। कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं लग रही है अभी तक? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? खुराक, ये भी आपने एक चार्ट्स पे भी लिखना है, चार्ट्स मैंने रखे हुए हैं, तो ये चार्ट के ऊपर भी हम करेंगे, इसके ऊपर जो है ना वो आप लोग मेंशन करोगे। अब चार्ट्स के ऊपर जो आपने लिखना है वो लिखना है कि अगर आपने कम से कम 3 दिन के लिए खुराक का मतलब ज़ख़ीरा करना है तो उनमें कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, ये अपने जहन में रख लीजिए। ठीक है जी। अगर खुराक हमने 3 दिन की रखनी है और हमने मूव करना है या अपने घरों में सेव रहना है, और हमें मतलब बाहर से हमारी सप्लाई कट ऑफ हो गई है, तो हमें घरों में किन चीज़ों का जो है वो रखना ज़्यादा अहम है। ठीक है जी। या अगर हमें मिसाल के तौर पे हमारे एरिया में फ्लड आ गया है और जो हमने ये किट बनाई हुई है वो खुराक वाली, वो मेडिसिन वाली, वो पानी वाली, वो चीज़ें हमने प्रिजर्व करके रखी हुई थी, या जिस तरह से होता है, जिस तरह से बलूचिस्तान में अक्सर औक़ात फ्लड आ जाता है, पंजाब के एरिया में फ्लड आ जाता है, तो इन लोगों ने वो चीज़ें जो है वो अपने लिए एक किट बैग तैयार किया होता है कि अगर खुदा न खास्ता फ्लड आ गया और हमें फ़ौरी तौर पे अगर घर को छोड़ना पड़ गया तो हम क्या करेंगे? हम वो सामान का थैला उठाएंगे और उठा के अपने घर को छोड़ के निकल जाएंगे। ठीक होगी बात? उस टाइम हमें चीज़ें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वो चीज़ें हमने बनाई हुई हैं, डिस्कशन हमारी हुई है, हम वो चीज़ें उठाएंगे और लेके चले जाएंगे। और अगर वो फ्लड का सीज़न था और फ्लड नहीं आया, वो चीज़ें हमारे पास पड़ी रहीं, वो महफूज रहीं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मिसाल के तौर पे जून, जुलाई, अगस्त, और अगस्त के बाद हमारे पास ख़तरा टल गया फ्लड का, तो वो चीज़ें निकाली और इस्तेमाल कर ली, और फिर अगले साल फिर वही चीज़ें बना के वहीं पे रख दी। जिन एरियाज़ या जिन मंथ्स के अंदर हमें ये डाउट होता है कि ये जो है वो ख़तरा हमारे लिए हो सकता है। समझ में आ रही है बात सबको? तो इस तरह से हर बंदा अपने अपने इलाके के लिहाज से ये चीज़ें जो है वो रख सकता है। या जिस तरह से पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वो इशू बन गया था लॉकडाउन वाला, लोगों ने चीज़ें ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी थी कि यार ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, तो लोगों ने क्या कर लिया? एक्स्ट्रा परचेजिंग कर ली। ठीक है जी। तो इन चीज़ों के बारे में या इन हालात के बारे में या जंगी हालात के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है। इसी तरह से खुराक की हमने बात कर ली, वो अपने जहन में रखनी, मैं भी आपको बताऊंगा नहीं, वो जब हम चार्ट्स में लिखेंगे तो आपने उसको देखना होगा। कपड़े और सोने का सामान, कपड़े मतलब पहनने वाले और सोने मतलब सोने के लिए, सोने वाली दूसरा गोल्ड नहीं, सोना मतलब जिसमें हमने सोना है,
उनके लिए हमने क्या रखना होगा अपने साथ? घर के जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अहम चीज़ें हमारी घर की हैं, ज़ेवरात हैं, वो हमने कैसे महफूज करनी है, वो साथ रखनी होंगी हमें। हमने छोटे बच्चों के लिए किन चीज़ों को जो है वो मुख्तस करना होगा हमारे पास जो बड़े बंदे हैं उनके लिए कौन सी ज़रूरियात होंगी, बता नहीं रहा हूँ, इसमें मेंशन है। वो जब हम बैठेंगे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे आपको, तो आप ख़ुद से डिस्कस करके लिखेंगे। ये हेडिंग आपको बता रहा हूँ, हेडिंग के हिसाब से आप लिखेंगे। ज़ाती सामान, पर्सनल हाइजीन किट के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, वो आप लोग मेंशन करेंगे। ये पहला प्रैक्टिकल हमारा होने वाला। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर करने और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी करने की तैयारी कर रहे हैं। समझ में आ गई बात सबको? आप खड़े हैं और बंदों को काउंट करें कितने बंदे हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी भी हो जाए ताकि हम लोग ऊंची आवाज़ में काउंट कर लें। जी 23 ठीक है जी, 23 और ठीक है 23 हैं। तो हम इस तरह से करते हैं कि 12-12, एक में 12 ग्रुप हो जाएं, में लोग हो जाएं, एक में 11 हो जाएं। आपने क्या करना है, यहाँ से उठना है और आपने एक ग्रुप इस दरख्त के नीचे बैठेगा छाँव में, और एक ग्रुप जो है वो उस दरख्त के नीचे बैठेगा छाँव में। और किस तरह से बैठेगा, गोल सर्कल में। ठीक है जी, गोल सर्कल में बैठेगा। एक के टीम लीडर होंगे जी उमैर साहब,